आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। करीब 3 दिन और 2 रात दूसरे गांव में कटाने के बाद अब बारी थी घर लौटने की। तो मैं और वक्त ना गवाते हुए सीधे बस स्टॉप पहुंचा। मगर गांव का बस स्टॉप होने के कारण काफ़ी कम बसें चल रही थीं और जो थोड़ी बहुत चल भी रही थीं उनमें से एक भी मेरे गांव जाने को तैयार नहीं थी। अभी मुझे वहां खड़े खड़े यहीं कोई 10-15 मिनट ही बीते होंगे कि मुझे वहीं से एक आदमी गुजरता दिखा। तो मैंने उस आदमी को रोकते हुए पूछा, भाई साहब, ये अगरतला वाली बस कब आएगी? तो इस पर उस आदमी ने कहा, आप कहीं उस अगरतला की बात तो नहीं कर रहे हैं जहाँ जाते वक्त वो भूतिया कब्रिस्तान पड़ता है? वहाँ तो कोई बस नहीं जाती। वैसे अगर आपको जाना ही है तो कल सुबह चले जाना, रात के वक्त वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। और ये बोलकर वो आदमी वहाँ से निकल गया। चूँकि मैंने उस कब्रिस्तान के पास कभी कुछ ऐसा देखा या महसूस नहीं किया था तो मुझे ये सारी बातें बकवास लगती थीं। किसी तरह का कोई साधन ना आने पर मैंने वहाँ से गुजर रहे गाड़ियों से लिफ्ट मांगना शुरू कर दिया। तकरीबन 4-5 गाड़ियों से सीधे ना में जवाब पाने के बाद एक बाइक वाला मान गया। हालांकि उसे जाना कहीं और था, मगर बेचारा भला आदमी था। मुझे बाइक पर बैठने का बोलते हुए उस आदमी ने कहा, देखिए, वैसे तो मुझे जाना कहीं और है, मगर मैं आपको अगरतला मोड़ तक छोड़ सकता हूँ। जिस पर मैं अच्छा ठीक है बोलकर उसकी बाइक पर बैठ गया। चूँकि रात काफ़ी हो चुकी थी तो रास्ता एकदम खाली था। बाइक फुल स्पीड में उस रास्ते पर दौड़े जा रही थी। करीब आधे घंटे तक चलने के बाद ठीक अगरतला मोड़ पर उस आदमी ने मुझे उतार दिया। और जब मैं वहाँ से जा रहा था तो उस आदमी ने पीछे से टोकते हुए कहा, संभल कर जाइएगा। और इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। फिर मैं भी घर की ओर बढ़ने लगा। जिस रास्ते पर मैं चल रहा था उसके अगल बगल सिर्फ खेत ही खेत था और कहीं कोई इंसान भी नज़र नहीं आ रहा था। ऊपर से चांद ने भी अपना मुंह फेर लिया था। शायद वो अमावस की रात थी। चलते चलते अब मैं उस कब्रिस्तान के बेहद नज़दीक था। मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक काली सी बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। खैर उस रास्ते पर तो मेरे अलावा कोई था भी नहीं जिसके जाने का मैं इंतज़ार करता। तो मैं उस बिल्ली को गाली देकर आगे बढ़ गया। चलते चलते अब मैं उस कब्रिस्तान को पार करने लगा था। वो कब्रिस्तान चारों ओर से खुला हुआ था, मतलब उसकी बाउंड्री वॉल्स नहीं थी। चलते हुए अभी मैं उस कब्रिस्तान में देख ही रहा था कि मेरी नज़र कब्रिस्तान के भीतर बैठे कुछ लोगों पर गई। उनमें मेरे ही गांव के सलीम काका भी शामिल थे, जिस पर मैंने उन्हें आवाज़ लगाते हुए कहा, क्या हाल है काका, सब कुछ ठीक ना? जिस पर उन्होंने भी अपना सिर हाँ में हिलाकर मुझे जवाब दिया। सलीम काका के साथ उनके बेटे की बनती नहीं थी, शायद इसलिए यहाँ पर आकर बैठे होंगे। ये सोचकर मैं वहाँ से आगे बढ़ गया। फिर कुछ देर चलने के बाद मैं अपने घर पहुँचा तो मुझे देखते ही पिताजी ने कहा, तुझे मैंने कहा था ना रात में उस कब्रिस्तान के पास से मत आना, फिर तो क्यों आया? जिस पर मैंने कहा, अरे पापा, कुछ नहीं है वहाँ पर। सलीम काका तो अपने दोस्तों के साथ वहीं पर बैठे हैं। ये सुनकर पहले तो पापा ने मुझे सर से लेकर पैर तक अच्छी तरह से देखा और फिर कहा, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है? सलीम के मरे तो 2 दिन बीत चुके हैं। ये सुनकर मेरा दिल धकसा हुआ। बिना भागे ही मेरी सांसें उखड़ने लगी थी। मेरे पैर बेजान से हो गए थे। मैं लड़खड़ाते हुए वहीं ज़मीन पर गिर गया। फिर पापा ने बताया कि दरअसल उसके बेटे ने उसे घर से निकाल दिया था और जिस वजह से सलीम का खाना पीना बंद हो गया था, जिसके चलते उन्होंने उसी कब्रिस्तान के एक पेड़ पर फांसी लगा लिया था। ये सब जानने के बाद जहां मुझे डर लग रहा था वहीं दूसरी ओर सलीम काका के लिए बहुत बुरा लग रहा था। खैर ये मेरी ज़िंदगी का
पहला और आखिरी अनुभव था। फिर सलीम काका मुझे कभी नहीं दिखे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें डार्क टीवी चैनल को। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।